बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, मईशत के मैदान से अब अच्छी खबरें आ रही हैं। IMF से वजारत खारजा की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर मामला भी तय पा चुका है। इसके साथ साथ आलमी रेटिंग भी बेहतर हो रही है। रुपए की कदर में बेहतरी के साथ स्टॉक एक्सचेंज भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान एक पुरकशिश मुल्क बन रहा है। ज़राअत के शोबे में इनकलाबी मनसूबाबंदी भी हो चुकी है। सऊदी अरब के $2 अरब स्टेट बैंक में आ चुके हैं और चीन और UAE से भी जल्द फाइनेंसिंग हासिल होने की इत्तलात है। क्या इन अच्छी खबरों का आम आदमी के हालात पर भी कोई असर पड़ेगा? क्या महंगाई में कमी और बेरोजगारी का भी कोई इलाज हो पाएगा? क्या मुल्की मईशत की समत अब दुरुस्त है? और मिलिट्री कोर्ट्स और इंसानी हुकूक के हवाले से बैनुल-अक़वामी खदशात से हुकूमत कैसे निपटेगी? निगरान सेटअप की मुद्दत में क्या इलेक्शन कमीशन इजाफा करने का इख्तियार रखता है? इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, इम्तियाज आलम साहब और हमें ज्वाइन करेंगे जफर मोतीवाला साहब और मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब। इम्तियाज आलम साहब, आपसे आगाज करती हूँ। इतनी सारी अच्छी खबरें आ रही हैं, क्या इन अच्छी खबरों का एक आम आदमी की जिंदगी पर भी कोई असर पड़ता देख रहे हैं आप? देखिए, ये अब मुद्दत रह गई है 1 माह से कम, और ये अच्छा है कि कल हो जाएगा IMF से माहिदा स्टैंड बाई अरेंजमेंट। सऊदी अरब से और UAE से और चाइना से जो फाइनेंशियल सपोर्ट थी मिल गई। ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, ये एक बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से भी और ओवरऑल सिस्टम के हवाले से। अब फौज इसमें उसका किरदार कलीदी होगा और उसके साथ ही ये लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है। इससे कैसे ज़राअत में इनकलाब आएगा, सब्ज़ इनकलाब कैसे आएगा, वो जो 40 लाख एकड़ से ज़ायद ज़मीन कैसे एक्वायर की जाएगी, किन से की जाएगी और उस पर क्या सरमायाकारी होगी, उसकी शराइत क्या होंगी, इसका मकामी आबादियों पे क्या असर पड़ेगा, इसका सूबों पे क्या असर पड़ेगा, 18वीं तरतीब पे क्या असर पड़ेगा। गरज ये बहुत सारे बड़े इश्यूज हैं जो हमारे सामने आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं और बेहतर होता कि ये फैसले अगली हुकूमत करती। अच्छा। इस हुकूमत का तो सिर्फ इतना रोल बनता था कि ये माली और मालियाती इस्तेकाम पैदा कर लेती और पाकिस्तान को इन्होंने फाइनली आखिर में फाइनेंशियल उससे ब्रेक डाउन से, दिवालियापन से बचा लिया। गो कि ये 8 महीने पहले भी ये सब कुछ हो सकता था जो अब हुआ है, और अब इसकी खराबी के बाद बाहर कैफ को हो गया। इस हिसाब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने आप को थपकी देने में हक बजानिब हैं और हो सकते हैं कि देखिए उन्होंने फाइनली IMF के साथ डील कर ली और पाकिस्तान को स्टेबलाइजेशन के रास्ते पे डाल दिया। लेकिन इस रास्ते में पहले तो अबूरी हुकूमत आएगी। अबूरी हुकूमत तकरीबन 3 महीने होगी। अब कह रहे हैं कि असम्बलियाँ या 8 तारीख को रिजॉल्व हो जाएंगी या 11 अगस्त को हो जाएंगी। बार कैफ इंतखाब 3 महीने में नवंबर के पहले हफ्ते में होने जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान बहुत बड़े सवाल हैं कि क्या इंतखाबात आज़ादाना मुनसफाना होंगे, क्या पहले की तरह 2018 की तरह सियासी इंजीनियरिंग होगी, क्या होगा, नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए इलेक्शन लड़ सकेंगे भी या नहीं लड़ सकेंगे। और उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी जब उन्हें 2017 में हुकामा पे निकाला गया था ताहयात। और इसी तरीके से इमरान खान के ऊपर भी सियासी सवाल उठाया गया है, उठ रहा है कि आया उन्हें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनकी पार्टी का क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सब बातों का ताल्लुक अगले मरहले के सियासी इस्तेकाम के साथ है और उसमें देखते हैं कि केयर टेकर्स क्या रवैया अख्तियार करते हैं। अब बेहतर होगा कि मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, गुज़िश्ता रोज़ भी, कि तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए और सियासी एकोमोडेशन रखनी चाहिए कि ये पूरा एक पब्लिक ओपिनियन का एक बड़ा अच्छा खासा हिस्सा वो इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर ना निकल जाए। तो दूसरा मसला केयर टेकर गवर्नमेंट का और इलेक्शन को होगा, उसके बाद नई गवर्नमेंट आएगी। अब नई गवर्नमेंट कैसी होगी ये डिपेंड करेगा
कि आया वो कोलिशन गवर्नमेंट होगी। मुझे लगता यही है कि ये हंग असेंबली होगी और इसमें कोलिशन बनेगी। अब वो देखते हैं कि कैसी कोलिशन बनती हैं। ये कोलिशन तो चली, भले ये 13-14 महीने के लिए थी, लेकिन ये सियासतदानों ने मिलकर, एक साइड के सियासतदानों ने एक बना लिया तरीका हुकूमत को की मुद्दत पूरी करने का। इस हिसाब से मैं कहूँगा कि जो जमहूरी ट्रांजिशन शुरू हुई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, और उसे उल्टाने की और उसमें उसे पटड़ी से उतारने की बड़ी कोशिशें हुई सियासतदानों का। हमने मीडिया ने और सब ने मिल मिलाकर भुरकस निकाल दिया, उनके पल्ले छोड़ा कुछ नहीं। और फिर हम समझते थे कि शायद इससे हम बहुत फन्ने खान हो जाएंगे मीडिया वाले, लेकिन हमारी भी उन्होंने दुम भी काट दी और चूंच भी काट दी। तो अब जो अगला मंजर बनेगा उसमें क्या हम मज़ीद सिविलियन स्पेस ले सकेंगे, आज़ादियाँ ले सकेंगे। मेरी बुनियादी दिलचस्पी तो इंसानी हकूक़ से है, हक़ के इज़हार से है, और आवाम के माशी और सिविल राइट्स से है, और जमहूरियत की जो है वो का बोलबाला करने के हवाले से है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी इच्छा और मंशा ये होनी चाहिए कि मुल्क में आज़ादाना मुनसफ़ाना इंतखाबात हो और बिला तफरीक सबको बराबर का आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए मुल्क में जल्द से जल्द। यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे मईशत के हवाले से इतनी सारी अच्छी खबरें जो आ रही हैं, बाकी पैनलिस्ट क्या राय देते हैं, इस ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मईशत के मैदान से बहुत अच्छी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। ज़फ़र मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र मोतीवाला साहब, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, क्या लगता है मुल्की मईशत की समत अब दुरुस्त हो गई है और एक आम आदमी के हालात पर भी इन अच्छी खबरों का कोई असर पड़ेगा? देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी लोग ज़्यादा ही खुशियाँ मना रहे हैं। हम तो जो काम, अभी इम्तियाज़ साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो काम 8 महीने पहले मिफ्ता इस्माइल कर जाता, ये आखिरी घंटों और दिनों में हो रहा है। और आप देख लीजिए कि उसमें भी हमें कितनी मुश्किलात हुई, कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। अभी जो टैक्स का नया बोझ आएगा वो इतना ज़्यादा है कि अभी जो लोगों को लगने वाला है उनको पता भी नहीं है कि व्हाट हिट देम। ये क्योंकि फाइलर्स के ऊपर ही सब तकलीफ़ आती है। और मेरी इतलात के मुताबिक 14 या 15 हज़ार टोटल वो बड़ी कंपनियां हैं जो ये 24-24.5 करोड़ आवाम के टैक्स का वो बोझ उठाती हैं। तो बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बाद महंगाई में भी इतनी ज़्यादा बढ़ात हो जाएगी, क्योंकि देखिए अब IMF ने भी मांग लिया है कि भाई आप अपना इंपोर्ट खोलें। ठीक है, वो ज़्यादा ज़िद नहीं करेंगे हम लोगों को, लेकिन नॉर्मलिसी की तरफ जाएंगे तो इंपोर्ट खोलना पड़ेगा। तो अभी तक जो हम बचे हुए हैं वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं वो अभी तक कारामद आई हैं हमें। अब उसको जो नए प्राइसेस से इंपोर्ट करेंगे तो और महंगाई इतनी ज़्यादा लेकर आएगा कि वो जो लोगों को आप जो कह रहे हैं आम आदमी को बेनिफिट हो, वो कोई उसको बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि अभी तो महंगाई शुरुआत होगी। और अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन जो GDP का हाल है, जो इकोनॉमी का हाल है, वो तो अभी बहुत टाइम लगेगा बेहतरी की तरफ जाते हुए। और मुझे नहीं नज़र आ रहा कि फौरी तौर पर 2024 में भी हमें कोई बेनिफिट मिले इन चीज़ों का। अच्छा, रज़ी साहब आपका क्या ख्याल है, ये जो अच्छी खबरें आ रही हैं सामने, इसका यही मतलब है कि सब अब एक पेज पर ही हैं? देखिए, बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं पाकिस्तान के महाज के ऊपर। हमारे जो साबिक़ वज़ीर इत्तलात थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने अपना कुकिंग चैनल खोलने का ऐलान कर दिया है। वो पे खाने पीने की रसूम वो बताया करेंगे, तरीके बताया करेंगे। पाकिस्तान के अंदर मिसाके मईशत हो गया। प्रोग्राम पॉलिटिकल कर रहे हैं, ये आपको पता नहीं किसने बता दिया? वो खाने पीने के प्रोग्राम करेंगे। वो खबर छपी है भाई, खबर छपी है, गलत अमार मसूद साहब ने खबर दी है भाई। मसूद साहब का यार क्या उनसे बात करके दी है ना यार, सुन तो लें, सुन तो लें। पैनल में मुसद्दिक मलिक भी साथ हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, वो भी शायद आलू गोश्त पकाएंगे ना। आलू जो है देखिए, आपको ये जेब नहीं देता कि आप फवाद चौधरी साहब को आलू खाएंगे। मैंने तो किसी को भी नहीं कहा यार। आपको ये जेब नहीं देता। सवाल क्या पूछा गया, जवाब दे रहे हैं। सीरियस प्रोग्राम। देखिए, कल एक बात अनएड्रेस की बॉडी इतनी ही होती है फवाद चौधरी जैसी। फवाद चौधरी साहब की बॉडी ऐसी ही होती है। कल इम्तियाज आलम साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात कही थी और वो अनअटेंडेड चली गई। इन्होंने कहा कि IMF के पैकेज की सूरत में पाकिस्तान में
मिसाके मईशत हो चुका है, क्योंकि एक पार्टी जो थी वो उससे बाहर थी और उसके जाके माशियत के जो हिजे थे वो दुरुस्त कर दिए गए, तो वो भी मईशत का हिस्सा हो गई, वो माशियत कहते। तो वो हिजे दुरुस्त करने के लिए हमने IMF को भेजा था और यूँ मिसाके मईशत हो चुका है। देखिए इस वक्त तक PDM या ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास आइंदा के इलेक्शन के अंदर अपने वोटर को इस फ्रंट के ऊपर कि हमने आपको क्या रिलीफ दिया है ये बताने के लिए कुछ नहीं। इस तरह के जितने इकदाम हो रहे हैं, और बहुत मुनासिब कहा ज़फ़र मोतीवाला भाई ने कि इनके पास ये इकदाम तो 10 माह पहले होने चाहिए थे, तो अगर अब हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर अमल दरामद तो नहीं हो सकता। अमल दरामद नहीं हो सकता तो नारा तो लगाया जा सकता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और इसको मटीरियलाइज करने के लिए आप हमें वोट दीजिए ताकि हम आके इनको मटीरियलाइज कर सकें। तो PMLN जो है वो एक्सक्लूसिवली इससे अपने अगले इलेक्शन का बयानिया तश्कील दे रही है। क्या लगता है एतमाद दोबारा बहाल कर पाएगी? ये तो अब जब वो अवाम में जाएंगे और इलेक्शन वाले दिन जब भी इलेक्शन होंगे नवंबर में या अक्टूबर में, वो जो बैलेट बॉक्सेस खुलेंगे उससे पता चलेगा कि उनका ये बयानिया कितना मौसर रहा है। मैं तो आज के दिन की बात कर रहा हूँ कि आज वो अपना ये सारे इकदाम करके ये लैपटॉप बांट के एन इलेक्शन एन अपनी हुकूमत के खात्मे के तकरीबन 29 दिन पहले वो एक बयानिया तश्कील दे रहे हैं, और ये बयानिया लेके ही उन्होंने अगले इलेक्शन के अंदर जाना है। ठीक है सलमान आबिद साहब, इतनी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करा दी हैं। वजारत ख़जाना और IMF के जो मामला थे वो तय पा गए हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी पाकिस्तान की दर्जाबंदी बेहतर कर दी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तानी कौम को जिस तरीके से जज्बाती बुनियादों पर बुलाया जाता है ना, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये पहली दफ़ा कोई IMF से माहिदा नहीं हुआ, पहली दफ़ा सऊदी अरब ने आपको पैसे नहीं दिए, पहली दफ़ा कोई बरादर इस्लामी मुल्क आपकी मदद नहीं कर रहा, पहली दफ़ा कोई चाइना आपकी मदद नहीं कर रहा। ये कई दिहाइयों से हमें इस तरह की इमदादें आती रही। मसला ये है कि हम समझते हैं कि इस तरह की इमदादें आने से, इस तरह के माहदे होने से पाकिस्तान की मईशत जो है वो फ्लोरिश हो जाएगी, पाकिस्तान की मईशत जो है वो ग्रो कर जाएगी, पाकिस्तान में माशी तरक्की आ जाएगी। पाकिस्तान के अंदर तो माशी तरक्की नहीं आती, अलबत्ता चंद ख़ानदानों की माशी तरक्की बहुत ज़रूरी हो जाती है। देखिए, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो आलमी इमदाद की बुनियाद पे अपनी मईशत को दुरुस्त करना चाहता है। यानी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, जो FBR में रिफॉर्म्स करनी है अपने टैक्सेशन के सिस्टम के अंदर, जो आपने अपनी लीगल रिफॉर्म्स करनी है, जो आपने अपनी ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स करनी है, वहाँ कोई तवज्जो नहीं है। बस सऊदी अरब से पैसा आ जाए, फलां से पैसा आ जाए तो हम ग्रो कर लेंगे। ऐसे कभी इकॉनमी ठीक नहीं होती, ना आज तक हुई है पाकिस्तान की इकॉनमी। आपके सामने उसका नतीजा पड़ा हुआ है। और ये बिल्कुल ठीक कहा, जितने अभी आप लोग जश्न मना रहे हैं, ये बनाएं जश्न, ढोल बजाएं। अभी आप देखिएगा कि जो महंगाई का रेला आया है और जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, जैसे ज़फ़र मोतियारा साहब ने भी कहा है, आपको पता चल जाएगा कि आवाम के ऊपर क्या 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 कुछ होने वाला है। क्योंकि हमारे पास मईशत का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए थी, मिड टर्म पॉलिसी चाहिए थी, अपनी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करनी थी, अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है। वहाँ तो हम आते नहीं है, क्योंकि एक मखसूस तबके के कारोबारी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने का नाम हुकूमत है। हुकूमत कोई आम आदमी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थोड़ी काम करती है, वो तो चंद बड़े ख़ानदानों की मईशत को दुरुस्त करने के लिए स्ट्रैटेजीज अपनाती है। उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। और ये जितने मर्जी कहते हैं ना कि फलां की इमदाद और फलां की इमदाद, देखिए इस इमदाद की अपनी अहमियत हो सकती है, लेकिन इसके नतीजे में जो काम आपको अपने इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में करना है वो भी तो कीजिए ना। वहाँ तो कुछ नहीं करते, कभी ताजिर तबका आ जाएगा, कभी सनतकार आ जाएगा। अच्छा, एक हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है कि जी बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो बात चलेगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। एक आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को गालियां निकाल कर वो इमदाद कम कर दी है, और दूसरा आपने जो पाकिस्तान का इंटरनल इन्वेस्टर है उसके लिए ना कोई वन विंडो ऑपरेशन है, उसके लिए ना कोई रियायतें हैं, उसके लिए ना कोई मराहत है। ये सारी बाहर के लोगों के लिए मराहत दी जा रही है, पता नहीं क्या मतलब इसमें से निकालना चाहते हैं। और जो पाकिस्तान के सनतकार हैं उनका दुख भी सुन ले जरा कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से FBR उनको लूटता है, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी उनको तमाशा बनाती है, किस तरह से उन्हें NOC लेने के लिए, LC खुलवाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। यहाँ आप लोकल इन्वेस्टर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब रोना धोना नहीं चलेगा भाई, ये रोना धोना बिल्कुल धोना नहीं चलेगा, क्योंकि हुक्मरान खानदान जितने भी हैं पाकिस्तान में उन सब के अंदर खुशहाली आ रही है, उन सब ने इनमें से कमीशन खानी है। इन्हीं बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर से पैसा कमा के तो उन्होंने बाहर भेजना है।
और कहाँ लेके जाएंगे? तो उनको वो तो ये कहेंगे कि उनको रोना नहीं है। उनको कहें जरा आम आदमी के पास बाहर निकल के पूछें कि वो किस हाल में है। बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है, चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल आपने कम करना था वो नहीं किया, डीजल जो है जो जिसके ऊपर किसान बेस करता है, यानी किसान का सारा पहिया चलता है डीजल के ऊपर, उसमें भी आप पैसे बढ़ा रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं जी रोना भी नहीं है और मुल्क तरक्की भी कर रहा है और मुल्क खुशहाल भी हो गया है। ये शायद हुक्मरानों का सेवा है, हमें तो समझ नहीं आ रही। मायूसी कुफ्र है, ये भी कहा गया। अब इम्तियाज आलम साहब, क्या आप किसने मना किया? एग्री करते हैं? बताएं ना किसने कहा, मायूसी कुफ्र किसने कहा है? मैं बताती हूँ। इम्तियाज आलम साहब, एक तो ये कि आप एग्री करते हैं सलमान आबिद साहब की बातों से, और दूसरा ये कि जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से गारंटी दी गई है, उन्होंने कहा कि 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी और मायूसी की बातें प्रोपेगेंडा हैं। ये स्टेटमेंट, ये गारंटी काफी है? और सलमान आबिद साहब मुसलसल मायूसी की बातें ही कर रहे हैं। अब सलमान आबिद साहब के साथ तो उनकी तो आजकल वो है शब हिजरा है। स्पॉट ऑन। अच्छा भाई बहुत आला। और दूसरी तरफ जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। चिल्लाना मुझे आता है, अच्छा है, ये तरकीब करना अच्छा है। बात ये है कि हमारे पास कोई ओरिजिनल सोच नहीं है। बड़ा शोर मचाया है कि अयूब खान के ज़माने में ज़रूरी इनकलाब हुआ था, बिल्कुल सही। वो एक ही स्ट्रेटजी थी बड़े जिम्मेदारों के लिए, और उसमें हाई वैरायटी यील्ड बीज था, पानी था और ट्रैक्टराइजेशन। असल जो ज़रूरी तब्दीली लाने की कोशिश की वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ली, जिसका हम जिक्र नहीं करते। और मैं समझता हूँ जो इस्लाहात ज़रूरी इस्लाहात का ऐलान किया गया था, कम से कम उस पर अमल दरामद कर लें, क्योंकि ये जिम्मेदार करने नहीं देंगे। होना तो ये चाहिए कि लैंड रिफॉर्म्स हो, टोटल एग्रेरियन रिफॉर्म्स हो। अब इसमें अगर DHA की तरह कोई एग्रेरियन फार्म्स बन जाएंगे 40 लाख एकड़ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ, उसमें हमारी अमूमी ज़राअत में क्या बड़ी तब्दीली आएगी। मुझे ये मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि मेरे सामने वो पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो मैं कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन लगता मुझे ये है कि जिस तरह लैटिन अमेरिका में लैटिफेंडोस बने थे, उसमें अब फौज भी शामिल होगी, हमारा बाहर के हमारे जो ये गल्फ के जो शयूख हैं वो भी सरमायाकारी करेंगे। इससे अगर हम कोई एक्सपोर्ट कर सकें और कुछ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी जैसे हम खाम तेल मंगवाते हैं वो यहाँ पैदा करना शुरू कर दें वगैरह, तो ये अच्छी डेवलपमेंट होगी। लेकिन मुझे ये पूछना चाहिए आपसे कि ये हमारे सारा कुछ जो हो रहा है, ये इसने हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को बिल्कुल बदल दिया है। अब सारी इकोनॉमिक पॉलिसी चलेगी ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत। मतलब ये हुआ कि जो सियासतदानों की बाहम लड़ाई का जो तमाशा हुआ, उसमें से बेनिफिशरी जो है वही इदारा बन गया, जिससे वो गिला करते रहे हैं। पहले नवाज शरीफ करते रहे हैं, अब इमरान खान कर रहे हैं। तो ये मुल्क कैसे चलेगा? हम तो इसे क्या गैरिसन स्टेट बनाना चाहते हैं, बिल्कुल हर एतबार से। मैं समझता हूँ कि ये जो इमरान खान ने किया 9 मई का मामला, इससे हमारी जिद्दोजहद थी एक लंबी मुल्क को जमहूरी बनाने की, उसे बहुत जख्म पहुँची है। इमरान खान ने बड़ी सियासी गलतियाँ की हैं, लेकिन साथ ही मैं ये कहूँगा कि भाई उसका खमियाजा पूरा जमहूरी सिस्टम या रायामा या हमारे राय दहिंदगान क्यों भुगते, उनके हक के उनका हक के वोट का हक का एहतराम होना चाहिए। तो एक दो बातें मैं और कर सकता हूँ, छोटी सी भी इजाज़त दे कि ये जो तवक्कुआत हमारे सलमान आबिद साहब बांध रहे हैं, 1 महीने की हुकूमत क्या कर सकती है। अब आप देखेंगे पूरा 1 महीना शहबाज शरीफ हर रोज़ या तो वो बांट रहे होंगे, लैपटॉप बांट रहे होंगे। इस पे इम्तियाज आलम साहब अगला सेगमेंट हमारा सारा इसी पे है, उस पे बात करते हैं। जफर मोतीवाला साहब जी, 131 अरब रुपए उनके पास है, वो खूब बांटते फिरेंगे और खूब अपनी कैंपेन चलाएंगे। ठीक है। जफर मोतीवाला साहब, ये जो ज़राअत के शोबे में भी इनकलाबी मनसूबाबंदी हो चुकी है, क्या लगता है मईशत के हालात इससे भी बेहतर हो जाएंगे? जहां बाकी जगहों से इतनी अच्छी खबरें आ रही हैं, वहां इस मनसूबे के बाद भी बेहतरी आएगी? देखिए, बातें करना तो बड़ा अच्छा है, ऑन द पेपर तो हर स्कीम जो है, इम्तियाज साहब अभी लेफ्ट ऑफ सेंटर की भी बात कर रहे थे, भुट्टो की,
तो वो भी ऑन द बुक्स तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये चलते नहीं है। क्योंकि देखिए आपको एक मसला जो आया है कि ये जितने मराद दिए जा रहे हैं नॉन फाइलर्स को दिए जा रहे हैं, ये जितना जो ज़रात में है ये 20% ऑफ हमारी जीडीपी है, लेकिन इनका टैक्स में 1% से भी कम कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरी बात यह कि आप सबको इस दिमाग में ले आए कि पाकिस्तान की ज़मीन के नीचे भी अब कुछ नहीं रहा है, ना ज़मीन के ऊपर कुछ है। ज़मीन के नीचे कोई नई डिस्कवरी नहीं है ओजीडीसी की, कोई गैस की नई डिस्कवरी नहीं है। थर का कोल का भी क्या हुआ किसी को पता नहीं है। समरकंद साहब जो साइंटिस्ट थे वो नीचे से डीजल बना रहे थे, वो डीजल किधर गया पता नहीं चल रहा है। अब जो सर आप भी मायूसी की बातें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है, आर्मी चीफ ने भी कहा है कि मायूसी की बातें नहीं करनी। ये जो महंगाई की मैं बात कर रहा हूँ, रियलिटी तो आपको चेक करनी पड़ेगी ना कि डॉलर रुपए की पैरिटी नीचे नहीं आई है, ये 300 रुपए के अराउंड ही मूव कर रही है। अब आप जो नया इंपोर्ट करोगे तो आपका एक चर्बी भी जो आती है ना साबुन बनाने की, वो इंपोर्टेड है, आपका कॉटन इंपोर्टेड है, आपका वीट इंपोर्टेड है, अपना चीनी इंपोर्टेड है, आपके यहाँ कोई चाय कम पीने को तैयार नहीं है, चाय इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये तो एसेंशियल थिंग्स है ना, मैं ये नहीं कह रहा लग्जरी आइटम जिस पर स्टेट बैंक के गवर्नर और ये सब हंसते थे कि किसी ने अंगूर मंगा लिए महंगे या किसी ने चीज कोई मंगा लिया है। वो कुछ 10 मिलियन 15 मिलियन डॉलर के होते हैं, ये आपका माल 1-1 बिलियन डॉलर का है। अभी भी आपको ईडेबल ऑयल मंगाना है, आपका 75% पहले ऑयल के इंपोर्ट था और 25% हमारा खुद कफील था, अब 95% तो खुद कह रहे हैं। और अभी ये जो नॉन फाइलर्स को इन्होंने बजट में इतना बेनिफिट दिया है, शाहिद खाकान अब्बासी इमीडिएट प्राइम मिनिस्टर लास्ट, वो कहता है कि अपने टैक्स लॉयर्स को कि मुझे यार नॉन फाइलर बना दो, मैं थक गया हूं। हर इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री की बात, हर इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट ये बोलता है कि हमारे 20 पार्टनर हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, उसके कोई वन विंडो वाला नहीं है, कोई बाबू नायडू नहीं है यहाँ पर जो बेंगलोर को 10 साल में इतना बड़ा बना गया कि 50 बिलियन एक्सपोर्ट। ये लैपटॉप भी जिसको बांट रहे हैं और जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इन बच्चों को तो समझ भी नहीं है कि लैपटॉप चीज क्या है, इस पर वो गाने ऐड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ये सब देखते हुए हमें ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ज़फ़र मोतीवाला साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सेगमेंट में खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन किया था। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पीडीएम में रूठने मनाने की खबरों पर बात करेंगे, इसके साथ ही साथ बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर क्या सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला दे सकती है। और इस सेगमेंट में खुसूसी तौर पर ज्वाइन करेंगे मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब, माहिर कानून है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरें आ रही हैं कि पीडीएम में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना की नाराज़ी और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए नवाज शरीफ ने मनाने के लिए दुबई भी बुला लिया है। दूसरी जानिब सवाल ये भी उठ रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स और इंसानी हुकूक का जो मामला है, इस हवाले से बैनुल-अक़वामी ख़दशात से हुकूमत कैसे निपटेगी। मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। आपसे ही आगाज़ कर लेती हूँ, मुझे ये बताइएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो मामला है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये केस सुना जा रहा है, क्या आइंदा चंद दिनों में आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई बड़ा फैसला दे सकती है? देखिए, सर-ए-दस्त तो ये इसमें कोई तारीख जो है वो मुकर्रर नहीं हुई है, और यूं लगता है कि अगर कोई बड़ा फैसला या इस सिलसिले में कोई इंटरिम ऑर्डर पास किया जाना था तो वो जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग थी उसके ऊपर नहीं हुआ। आने वाले वक्तों में चूंकि ये मामला जो है ये अदालत में ज़ेर समाअत है, लेकिन हम इसके जो कानूनी और आईनी पहलू हैं उन्हीं के ऊपर बात कर सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने दो सवालात हैं। पहला सवाल यह है कि क्या आर्मी एक्ट के तहत जो किसी सिविलियन को कोर्ट मार्शल किया जा सकता है या नहीं, और दूसरा अहम सवाल अदालत के सामने यह है कि जिन लोगों के मुकदमात को बजरिया इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए गए हैं मिलिट्री अथॉरिटीज़ को, क्या वो उस कानून के जो तकाजे हैं उसके ऊपर वो पूरा उतरता है या नहीं है। ये दो अहम सवालात हैं जो सो फॉर एज इट द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ दिस केस इज कंसर्न। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि बैनुल-अक़वामी तौर पे ये बात तय है कि किसी तौर भी इंसानी हुकूक के हवाले से फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का जो ट्रायल है उसको कोई ज़्यादा पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा जाता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर चूंकि एक कानून मौजूद है
और उस कानून की जो वायरीज हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि बज़ाहिर तो हमारे जो नाजरीन हैं या पब्लिक में ये बात समझी जा रही है कि ये दो सवालात जो हैं इन्हीं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी, लेकिन बहरहाल मैं जब इन कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस को देख रहा था तो मुझे एक दो पिटीशंस ऐसी भी नजर आई जिसमें आर्मी एक्ट की इन शिकों को भी चैलेंज किया गया है। यानी 21(21)(d) जो है, जिसके तहत एक सिविलियन को भी ट्राई किया जा सकता है ऐसे मुकदमे में, यानी उसे कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। तो उस सिस्टम में इन दफात को भी जो है वो इन दफात को चैलेंज भी किया गया है। अब देखना ये होगा कि सरे दस्त अभी तक की जो कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें तो जो ज्यादातर जिस चीज को फोकस किया गया है वो इस चीज को किया गया है कि क्या मौजूदा हालात में इस कानून के होते हुए इस कानून के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको, यानी इसके वाकयाती पहलू जो है उनके ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस किया गया है, उसको ज्यादा डिस्कस किया गया है। मुदस्सिर साहब, और एक और जो इस वक्त नुक्ता उठ रहा है, क्या निगरान सेटअप की मुद्दत में इलेक्शन कमीशन इजाफे का इख्तियार रखता है? आइन और कानून क्या कहते हैं? जी बिल्कुल नहीं रखता इलेक्शन कमीशन के पास। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर कोई इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जाती है और इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार जो था वो पहले कंडीशनल था कि वो सदर की यानी सर, अगर तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार है तो तारीख आगे बढ़ाई भी जा सकती है। जी मैं यही कर रहा हूँ, मैं जो बात आपसे करने वाला था वो यही है कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसके अंदर अगर कोई तारीख मुकर्रर की करने का इख्तियार जो है वो अब नई जो तरमीम है उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को है, तो इलेक्शन की उस तारीख के अंदर जो है वो तोसी और उसके अंदर उसको ऑल्टर किया जा सकता है, उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये बात के जो आपकी अबूरी हुकूमत है उसके अंदर जो है वो तोसी की जा सकती है। ये मामला जो है वो आपने देख लिया है कि इस वक्त पंजाब के अंदर भी जो है वो चूंकि इलेक्शंस जो है मुकर्रर मुद्दत के अंदर नहीं हुए और वो जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो अपना मुद्दत पूरी कर चुकी है, निगरान सेटअप तो अभी तक मौजूद है। जी मैं ये कह रहा हूँ आपसे ना कि वो निगरान सेटअप जो है उसकी जो उनकी जो उन्होंने एक्ट्स किए हैं या जिस तरह से उन्होंने ऑर्डर्स पास किए हैं या जिस तरीके के साथ वो उनकी एक्सटेंशन हुई है, ये एक बात काबिले बहस है कि उनकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है, क्योंकि आइन जो है वो इस बारे में मुकम्मल तौर पर खामोश है और आइन के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है जिसके मुताबिक जो है वो निगरान हुकूमत की आइन की मुद्दत को बढ़ाया जा सके। ऐसी कोई सूरत-ए-हाल जो है आइन के अंदर नहीं है। इम्तियाज आलम साहब, क्या देखते हैं आप, वक्त पर होंगे इंतखाबात और क्यों खदशात सामने आ रहे हैं? आज पीपल्स पार्टी ने भी वाजे कर दिया है कि वक्त पर ही इंतखाबात होंगे, हम साथ नहीं देंगे अगर कुछ डिले किया जाता है तो। मेरा ख्याल है ये तय हो गया है कि 12 अगस्त से पहले असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं 8 अगस्त को, रारा सनाउल्ला कह रहे हैं 11 अगस्त को। तो इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं है कोलिशन में, और ये कोलिशन अपनी मुद्दत पूरी करके इंतखाबात की तरफ चली जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले कि ये कोलिशन इंतखाबात में जाए, और अब इंतखाबात अपने वक्त पे हो रहे हैं और कोई हक का, और वो 90 दिन के अंदर अंदर करवाने पड़ेंगे, आईनी बंदिश है। इसे सूबाई असम्बलियों की बंदिश की तरह न तोड़ा जाए। इससे बहुत बड़ा पाकिस्तान है। फिर तो ये होगा कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा। पिछले को तो हम सहार गए, शायद अगले को ना सहार सके। तो फिर तो जाहिर है कि जो लोग इसे तोड़ना चाहेंगे तो वो फिर कुछ किसी और तरह के निज़ाम के लिए राह हमवार कर रहे हैं जो हम माजी में देखते रहे हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि उससे पहले ये इंतखाबी कवानीन और ज़वाबित पे इत्तफाक हो जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। रिजवान रजी साहब, देखिए कानून के अंदर एक फ्लॉ है, उस फ्लॉ का सहारा लिया गया है जो कानून कहता है कि अगली हुकूमत तक जो है वो केयर टेकर हुकूमत कायम रहेगी। और अगर 90 दिन के अंदर का जिक्र नहीं है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का जिक्र है, हुकूमत की मुद्दत का वहाँ पे जिक्र नहीं है। केयर टेकर हुकूमत का वो अगले इलेक्शन तक रहेगी या अगली हुकूमत को हैंड ओवर करेगी या जो भी सूरत हाल होगी।
ये जो फ्लॉ है इसका फ़ायदा उठाया है कानूनी तौर पे जिन्होंने भी उठाया है पाकिस्तान पंजाब के अंदर के तो क्या यही वजह तो नहीं है जो इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं? नहीं, अच्छा, प्रलॉन्ग करने में एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए ये यहाँ पे तो फ्लॉ मौजूद था जिसका आपने फ़ायदा उठा लिया। वफाकी सतह के ऊपर जो हुकूमत है, जो इलेक्शंस हैं, असम्बलियों का डिज़ोल्व होना है या असम्बलियों का अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म होना है, वहाँ पे कोई फ्लॉ नहीं, वहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो अनएड्रेस नहीं है। और जो थोड़ी बहुत थी कि सदर कोई अड़िच डाल सकता था, हालांकि सदर भी तारीख नहीं दे सकता, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने फॉर्मल अप्रूवल के लिए सदर मुमलकत को वो तारीख भिजवानी होती है। यहाँ पे चूंकि सदर साहब जो हैं वो इमरान अहमद खान नियाजी साहब के आशिकीन में शामिल हैं, उन्होंने उसमें अड़िच डालनी शुरू कर दी। तो उसको रोकने के लिए कि मौसूफ जो हैं कोई और अड़िच ना डालें, तो ये वाली तरमीम की गई है कि जनाब जो इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट भी इलेक्शन कमीशन कर देगा। हालांकि डेट की समरी जो है वो पहले कानून के अंदर भी, इस तरमीम से पहले वाले कानून में भी इनिशिएट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही करता है और सदर के पास सिर्फ एक फॉर्मल अप्रूवल के लिए जाती है, एक जिसे कहना चाहिए कार्रवाई के लिए। अब उस कार्रवाई से भी सदर को महरूम कर दिया गया है। देखिए जैसा कि इम्तियाज़ आलम साहब ने फरमाया कि अगर आप इसमें कुछ इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, जो आइन के अंदर बड़ी तसरीह के साथ तयशुदा बातें हैं उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे, ये केयर टेकर के मुद्दत के अंदर इजाफे की कोशिश करेंगे, तो सिस्टम इसको सहार नहीं सकेगा। सही, ठीक है। तो आपको लगता है कि 2023 में इंतखाबात हो जाएंगे? जी बिल्कुल होने चाहिए। सही है, ठीक होने है, आगे चाहिए। बढ़ते मैं हो जाएंगे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कानून और आइन का तकाजा है, होने चाहिए। लेकिन ये बहस ज्यादातर जो है, जो आपने दोनों सवालात उठाए हैं, ये पीटीआई के सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर बड़ी शद्दोमद से चल रही है और वहां से उठा के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लाई जा रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जिनकी बहस है उन्हें करने दी जाए, हमको पॉजिटिव बात है। सलमान हाफिज साहब, आपको क्या लगता है, होने चाहिए या हो जाएंगे? पहले तो जरा तस्दीक कर ले, ये इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे चुका है कि हम डेट देना हमारा इख्तियार नहीं है। वो एक महदूद की बात थी यार, अब आप सुन लेना पॉइंट की यार, अब आप सुन तो ले, अब आप भी ऐसा ना करें ना यार। जब आपने अपनी बात की है, मैंने सुनी है ना, तो दूसरों का सुनने का हौसला भी पैदा किया यार। गलत कह रहे हैं, तो आप गलत कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं नहीं बात करता, आप बात कर ले। भाई पंजाब असेंबली के भाई मेरी बात सुनना, आपका जरा थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा ले अपना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन, जिसके ऊपर बड़ा मसला पड़ा कि ये सदर ने डेट देनी है या सुप्रीम कोर्ट ने देनी है, वो जरा पढ़ लेना प्रोसीडिंग सारी की सारी। अब आपने नहीं पढ़नी तो एक अलग बहस है। दूसरी बात, अब तो सुन ले जरा यार, अब दूसरी बात सुने, पीटीआई का सोशल मीडिया छोड़ दे। ये राजा रियाज साहब जो है, ये आजकल किसके नुमाइंदे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो पीटीआई सुन तो लेना पहले क्या कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी चंद अरसे पहले तक इंतखाबात के बारे में क्या कुछ कहते रहे। अच्छी बात है, इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, लेकिन आइन के मुताबिक, ये क्या मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है इस वक्त? क्या ये मुल्क इस वक्त कानून के मुताबिक चल रहा है? जिसकी मर्जी उसकी ताकत अपने तरीके से खेले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, अदालतों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी जो इम्तियाज आलम साहब ने कहा कि जमहूरियत की जो स्पेस है वो श्रिंक होती जा रही है ना। तो बात यह है कि जिन लोगों ने इलेक्शन करवाने हैं वो फैसला कर लेंगे, इलेक्शन होना है तो अपने वक्त पे इलेक्शन हो जाएगा, और अगर नहीं करवाने हैं तो वो 200 तरीके उनके पास मौजूद हैं, वो निकाल लेंगे इलेक्शन ना कराने के बारे में। अभी चंद दिन पहले तक कहा जा रहा था, इसी टीवी प्रोग्रामों में बैठ के हुकूमत के वुज़रा कह रहे थे कि जी ये जो इलेक्ट्रॉनिक अपना मरदमशुमारी है, जब तक ये डिजिटल होनी होगी उस वक्त तक इलेक्शन नहीं हो सकते, फिर उसके बाद हमें हल्का बंदियों में जाना है। तो अभी इलेक्शन के बारे में अच्छी बात है, इलेक्शन वक्त पे हो जाए, यही सबसे बड़ा बेहतर काम है। आप बताइए, आपको नजर आ रहे हैं 2023 में इंतखाबात होते हुए? सर मैं कह रहा हूं अभी तक तो डाउट ही चल रहा है कि इस वक्त इलेक्शन होने हैं या नहीं। मुदस्सिर खालिद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी मुदस्सिर खालिद, इजाफा करना चाह रहा हूं। देखिए, एक चीज है रूल ऑफ लॉ, ये इस बात पर इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, और ये बात अब हमें समझ लेनी चाहिए। बहसियत एक कौम के, बहसियत एक रियासत के, बहसियत सियासतदान के, बहसियत कानूनदान के, कि जब तक हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में रूल ऑफ लॉ जो है वो नहीं होगा, उस वक्त तक ये जो तनाज़े हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम, ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। एक इंतहाई बदकिस्मती की बात यह है
कि एक कानून का उसूल है इंटरप्रिटेशन का, उसे कहते हैं लिटरल अप्रोच, यानी जो अल्फाज आइन और कानून में लिखे गए हैं उनको बेऐन ही उसी तरह फॉलो किया जाए। अब एक दूसरी अप्रोच ये होती है कि उसकी इंटेंट को और उसकी ताबीर तशरीह किए जाए। बदकिस्मती से हमारे अदालती निज़ाम में और हमारे सियासी निज़ाम में उस जो दूसरा पोर्शन है कि उसकी जो पर्पसिव अप्रोच है उसको अडॉप्ट करते हुए उसको इतना मिसयूज किया गया है। यानी जितने भी आपके सियासी जो मामलात हैं उनको अदालतों के अंदर अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए या अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करने के लिए उन्हें अदालतों के अंदर लाया जाता है और फिर उससे सियासी मफादात हासिल किए जाते हैं। आइन के को जब तक हम वर्ड बाय वर्ड लिटरली उसको फॉलो नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मसाइल चलते रहेंगे। और आप देखिए अक्रॉस द बोर्ड ये बात होनी चाहिए, बॉटम लाइन है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और आइन के अंदर जो लिखी हुई बात है उसको तमाम जितने भी हमारे रियासती इदारे हैं, खा वो इलेक्शन कमीशन है, खा सियासतदान है, खा हमारी अदलिया है, खा हमारे हुकूमत है, जो भी है उनको एज इट इज, ये इनकी बका की बात है, ये मुल्क और रियासत की बका की बात है। मगर हमारे माजी के अंदर जो हुकूमतें आई हैं, बशमूल जो हमारी इस वक्त इससे पहले जो हुकूमत थी या उससे पहले जो हुकूमतें थी, वो रूल ऑफ लॉ और कानून और आइन की हुक्मरानी की बात तो करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से आप अगर इनका बगौर जायजा लें तो आपको ये मालूम होगा कि सबसे ज्यादा रूल ऑफ लॉ की, आइन की धज्जियां जो हैं वो हमारे इन्हीं हुक्मरानों ने अपने सियासी और जो उनके अपने मफादात हैं उनके उसूल के लिए उसकी धज्जियां उड़ाई हैं और उसके बाद उसको फिर अदालतों में लेकर चल जाते हैं। वहां पर फिर कानूनी मुशगाफियां होती हैं और फिर वहां पर जो है वो बहस होती है कि जनाब इस शिक की तशरीह इस तरह नहीं है और इस तरह है और इस तरह नहीं है तो इस तरह है, और उनको एक कानून जो है वो मुंह की नाक बना के रख दिया गया है। रज़ी साहब क्विकली लास्ट मिनट है, कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी देखिए, मैं बिल्कुल एक बात जो अब्बासी साहब ने फरमाई है उसमें यह है कि अब्बासी साहब, हर गवर्नमेंट का शरीफुद्दीन पीरज़ादा अपना अपना होता है। वो जब भी इक़्तिदार में आती है अपना शरीफुद्दीन पीरज़ादा साथ लेके आती है, एक बात। दूसरी बात, मेरे भाई जज्बाती हो गए, सलमान आबद जो हैं वो लुकमा देने के ऊपर जज्बाती हो गए। मैंने कहा कि वो पंजाब असम्बली के पंजाब असम्बली की अगर एडवाइस भेज दी जाए और गवर्नर ना तोड़े और वो खुद रिजॉल्व हो जाए, उसमें भी फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ ले। दोबारा मैं अर्ज कर रहा हूं ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ ले। बात तो मेरी पूरी सुन ले। उस पॉइंट के ऊपर कानून खामोश था, उसके लिए फिर जब पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है फैसले से पहले डेट दिए सर उन्होंने। ये तवील और ये ऐसे ही चलती रहेगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।